जो एफआर और डीपीएसपी है, एक तो पहले सिंपल चीज है कि भाई एफआर के बारे में कुछ जानिए, फंडामेंटल राइट के बारे में जानिए। अब यहाँ पर अनुच्छेद नहीं पढ़ना है। जैसे किसी अनुच्छेद का मान लीजिए कोई प्रासंगिकता चल रहा है तो दूसरी बात है कि उसको पढ़ दिया जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से इसमें अनुच्छेद नहीं आता है। जैसे अनुच्छेद 14 है, कभी वो 150 शब्द में आ जाता है, कभी मान लीजिए 21 है वो आ गया, निजता का अधिकार आ गया, इस तरह से प्रश्न आते हैं इसमें। तो इसमें जो है पहले तो सामान्य चीज है कि इसका क्या अर्थ है, फिर जो हमारे यहाँ मूल अधिकार है उसका क्या विशेषता है, फिर मैं बताया कि कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका विश्लेषण करना है कि भाई मूल अधिकार है, इसमें तो एक चीज ये भी पढ़ना है कि देखिए, अच्छा वो तो आप लोगों को सिखा दूंगा, इसका क्या महत्व है। अब मान लीजिए महत्व के जगह पर मैं पूछूं कि आजादी के बाद जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां रही हैं, सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियां रही हैं, उसके कारण मूल अधिकार को विशेष महत्व दिया गया। मान लीजिए ऐसे हमने प्रश्न पूछा, तो ऐसा हमने प्रश्न पूछा तो इसी महत्व से लिखा जाएगा। मैं अभी आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये महत्व है, तो मैं बताया कि महत्व में जो है, जैसे इसी महत्व से आवश्यकता क्यों भी लिखा जाता है, आवश्यकता क्यों लिखा जाता है, ये अलग करके भी समझा दूंगा। अब फिर इसकी क्या समस्या है, एक तो हम लोग को ये जानना है जो बेसिक कंसेप्ट है इसका, क्योंकि इतना जब जानेंगे तभी आगे हम लोग कुछ बढ़ पाएंगे। इसी तरह से डीपीएसपी के बारे में भी, तो डीपीएसपी के बारे में भी कि डीपीएसपी का क्या अर्थ है, फिर इसके बाद जो है डीपीएसपी का क्या स्वरूप है, और फिर डीपीएसपी का एक विश्लेषण जान लेना है कि भाई डीपीएसपी का क्या महत्व है, क्या इसका महत्व है और क्या इसकी समस्या है। तो ये तो बेसिक चीज हो गया। अब इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न हैं, जो मुद्दे हैं, इससे संबंधित जो मुद्दे चल रहे हैं, इन मुद्दों पर हम लोगों को चर्चा करना है। जितने भी तरह के मुद्दे हैं, चाहे वर्तमान का कुछ घटनाक्रम है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें मान लीजिए एक तो यह है कि जैसे वैश्वीकरण का मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण का डीपीएसपी तत्व पर क्या प्रभाव पड़ा है, जिससे निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी आ भी चुका है, दोबारा भी आ सकता है। इस तरह के जितने मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए कि वैश्वीकरण का एफआर पर प्रभाव, या मान लीजिए वैश्वीकरण का जो है डीपीएसपी पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे सपोज करिए निजता का अधिकार है, जैसे निजता का अधिकार है, जैसे मान लीजिए डीपीएसपी तत्व में ऐसे पूछ देता है, कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाता है कि सरकार ने जो है डीपीएसपी तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है, कहां तक यह प्रासंगिक है, मतलब कहां तक हम लोग उसको लागू कर पाए हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो उसको बोलते हैं डीपीएसपी का क्रियान्वयन, डीपीएसपी का क्रियान्वयन। इस तरह से कि डीपीएसपी का जो क्रियान्वयन किया गया है वो कितना जो है सफल रहा है। या इसी प्रकार से मान लीजिए जो एक प्रश्न आता है कि न्यायिक निर्णय वाला, कि एफआर और डीपीएसपी में क्या संबंध है, न्यायिक निर्णय के संदर्भ में जो है एफआर और डीपीएसपी में क्या संबंध है, बार बार आया हुआ है क्वेश्चन। न्यायिक निर्णय में एफआर तथा डीपीएसपी का संबंध, ऐसे प्रश्न आते हैं। इसी में कुछ करंट का जो मुद्दा होगा उसको पढ़ दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला काम तो मूल अधिकार, देखिए जैसे मूल अधिकार का अर्थ पढ़ते हैं तो यहां पर ध्यान रखिए कि कभी जैसे फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में अंतर पूछ देगा कि फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में क्या अंतर, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है उसमें। अब सबसे पहले समझिए कि जो मूल अधिकार है, तो आप देखते हैं कि जैसे ये हम लोगों के यहां जो है ये छोटा गोला जो है फंडामेंटल राइट है और बड़ा गोला जो है ये ह्यूमन राइट है।
इसके बाद भी एक गोला है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि राइट है, ये राइट है। अधिकार, अधिकार का मतलब होता है परिस्थिति। अधिकार का मतलब होता है परिस्थिति, कि भाई जो भी मान लीजिए प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सबके विकास के लिए एक परिस्थिति चाहिए। तो सबके विकास के लिए परिस्थिति चाहिए, क्योंकि बिना जो है बाह्य परिस्थितियों के जो है वह पेड़ पौधों और प्राणियों का जो है उचित विकास नहीं हो सकता है। ऐसे परिस्थिति को हम लोग अधिकार कह देते हैं। अब मान लीजिए ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो मानव है, तो मानव, तो हम लोग तो जैविक प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं, और जैविक प्राणी से मानव बनने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, भाई हम लोग जो जन्म लिए तो हम लोग तो जैविक प्राणी के रूप में जन्म लिए, तो जैविक प्राणी से मानव बनने के लिए जो परिस्थिति चाहिए, उस परिस्थिति को जो है ह्यूमन राइट कहा जाता है, मानव अधिकार कहा जाता है। अब मान लीजिए इसके भीतर एक छोटा गोला FR है, फंडामेंटल राइट। इसका मतलब यह मानव अधिकार का ही छोटा सा स्वरूप है। मानव अधिकार चूंकि आदर्शवादी है, और जो ह्यूमन राइट है, जो मानव अधिकार आदर्शवादी है, जो फंडामेंटल राइट है वो यथार्थवादी है। मतलब कि ऐसी परिस्थितियां, सामाजिक राजनीतिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां जो कहीं न कहीं अनिवार्य हैं, आवश्यक है, बिना इसके हमारा विकास हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी जो अनिवार्य और आवश्यक जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, नेसेसरी और सफिशिएंट जो कंडीशन है, जिसके बिना हमारा डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है, जिसे संविधान में जो है विशेष स्थान दिया गया है, जिसे संविधान में जो है वह देखा जाए तो उसके उपचार की व्यवस्था की गई है, उल्लंघन होने पर हम लोग जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसी जो विशेष परिस्थिति है जिसकी गारंटी है कि यह हमको अवश्य मिलेगा, ऐसी गारंटी युक्त जो परिस्थिति है उसको जो है मूल अधिकार कहा जाता है। अर्थ लिखिए, मूल अधिकार का अर्थ लिखिए। संविधान में लिखित ऐसी परिस्थितियां, संविधान में लिखित ऐसी परिस्थितियां, संविधान में लिखित ऐसी परिस्थितियां जो अनिवार्य एवं आवश्यक हैं, जो अनिवार्य एवं आवश्यक है, तो मानव अधिकार का संक्षिप्त स्वरूप है, जो मानव अधिकार का संक्षिप्त स्वरूप है, जिसके बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, जिसके बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। ऐसी विशेष परिस्थिति को मूल अधिकार कहा जाता है। ऐसी विशेष परिस्थिति को मूल अधिकार कहा जाता है। ऐसी विशेष परिस्थिति को मूल अधिकार कहा जाता है। तो अपने दिमाग में देखिए, वो तो मैं 4 लाइन इसलिए लिखवा देता हूं जिससे इसी बहाने नोट्स बन जाएगा, अन्यथा घर पे बन नहीं पाता, वो कहने होने की बात है। जो हम लोग जैसे पढ़ाते हैं, मान लीजिए मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, 1.5-2 घंटे में मैं बोल दिया और आपको बोल दिया कि अपना हो गया, आपको लगा कि सब तैयार हो गया, लेकिन यदि नोट्स नहीं रहेगा तो किस चीज का रिविजन करेंगे? नोट्स अपना हैंड राइटिंग होता है तो जल्दी याद भी होता है, फिर किसमें जोड़ घटाव करेंगे? नहीं ना हो सकता है। और जो प्रिंटेड मटेरियल हम लोग का होता है वो दूसरे तरीके का होता है, वो तो यह है कि सहायक के रूप में है। आप अपने हैंड राइटिंग में जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा, न तब तक वहां लिखाएगा भी नहीं। आप 1-2 बार जाके लिख के देखिए, तभी आपको अंदाजा लगेगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा था। क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वो रटाएगा नहीं, और जब तक रटाएगा नहीं तब तक वहां लिखाएगा नहीं। और सिर्फ जो है रामचंद्र की कृपा से, भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से सिलेक्शन तो होने से रहा। अब वो दूसरी बात है कि उस दिन मैच के दिन जो है भगवान रामचंद्र जी का कृपा हो गया, मान लीजिए, अन्यथा वो सब तो कृपा करा ही दिए थे। 30 बॉल पर 30 रन कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, चुपचाप वहीं पर बैठ के ना खेलता रहता ना, तब भी बन गया होता। वो जबरदस्ती का घबरा गया, तब सोचिए अब क्या करेंगे।
लेकिन वहां का प्रेशर अलग है ना। वहां का प्रेशर है कि घबरा भी गए, उसी में अफरा तफरी मच गया, हो गया काम। अब देखिए मूल अधिकार की कुछ विशेषता लिख दीजिए। अब देखिए एग्जाम में आप भूल गए, मेंस में रटिएगा मत, अभी बता रहा हूं। मैं लिखवाऊंगा, नोट्स बनाऊंगा, लेकिन आप समझ समझ के पढ़िएगा। ये बताइए, मैं अभी बोला हूं कि राइट का मतलब, अधिकार का मतलब परिस्थिति। अब अधिकार का मतलब परिस्थिति कि भाई जीव जंतु पेड़ पौधे प्राणी जितने भी लोग हैं, सब लोगों को कुछ परिस्थिति मिलना चाहिए जिससे सब लोग अपना विकास कर सकें। तो अब मान लीजिए यही जो परिस्थिति है, वह परिस्थिति जो है वह मानव के लिए, उसको ह्यूमन राइट कहा जाता है। अब जितनी परिस्थिति है, मान लीजिए भोजन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, पेयजल का अधिकार है, आवास का अधिकार है, मानव के लिए तो सब चाहिए, लेकिन हम लोग सब दे नहीं सकते हैं। तो जो हम दे सकते हैं उसी को संविधान में हमने लिख दिया, उसकी गारंटी बना दिया, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कर दिया, फोर्सेबल कर दिया। ऐसी जो गारंटी युक्त परिस्थिति है जो संविधान में लिख दिया गया, जिसकी गारंटी दे दी गई कि उल्लंघन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय अवश्य उपचार प्रदान करेगा। ऐसी जो गारंटी युक्त परिस्थिति है जिसके बिना हमारा विकास हो ही नहीं सकता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब मान लीजिए अवसर की समानता न हो, पढ़ के क्या करेंगे? मान लीजिए परीक्षा ही न हो, अब परीक्षा हो तो हमेशा पेपर ही आउट हो जाए, पढ़ते रहिए, चाहे जितना पढ़ते रहिए। मान लीजिए अब नीट वाले पेपर में देखे ही हैं, मान लीजिए 720 नंबर का पेपर है, तो देखिए 69 लोग जो है 720 नंबर पाए हैं। अगली बार मान लीजिए 10,000 लोग 720 में 720 पाएंगे। जाइए पढ़ते रहिए, परीक्षा देते रहिए। 10,000 लोग यदि यही हाल रह गया तो 10,000 लोग जो है 720 पे 720 पाएंगे। अब बताइए, फिर लैटरी निकालना पड़ेगा कि कौन कौन डॉक्टर बनेंगे। तो मान लीजिए ये जो परिस्थिति है, अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में जो लिखा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, क्रम, निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा। यदि कोई भेदभाव होगा तो हम तुरंत न्यायालय चले जाएंगे। मान लीजिए अभी रिजल्ट निकला, अब रिजल्ट तो आने वाला होगा 2-4 दिन में, हाँ 2-3 दिन में आ जाएगा। तो हमें कहते हैं किसी को, मान लीजिए कोई जो है 40 क्वेश्चन पे पास हो गया, आपका 42 क्वेश्चन सही है, तो आप चले जाएंगे ना न्यायालय। यही तो अवसर की समानता है कि हमको सीधे उपचार प्रदान हो सकता है। अब जैसा देखिए इसकी विशेषता ये बताइए, हमारे यहाँ जो मूल अधिकार है वो सीमित हो गया ना, क्योंकि मूल अधिकार सीमित इसलिए हो गया क्योंकि मूल अधिकार वही लिखा गया है जो हम दे सकते हैं। अब मूल अधिकार एक तरह से देखा जाए तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि आपको बोलने का अधिकार दे दिया गया, आपको घूमने फिरने का अधिकार दे दिया गया, तो इसका मतलब बोलने का अधिकार का मतलब कुछ भी थोड़े ना बोलेंगे, कुछ उस पर प्रतिबंध लगाया गया ना, 8 तरह का प्रतिबंध भी लगाया गया। मान लीजिए आवास का अधिकार दे दिया गया, आपको व्यापार का अधिकार दे दिया गया, तो इसका मतलब कुछ भी व्यापार थोड़े ना करेंगे, और कहीं पर भी शराब की दुकान थोड़े ना खोलेंगे। तो कुछ पर हर जगह कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसका मतलब कि मूल अधिकार की प्रकृति क्या हो गई? सीमित। नंबर 1, मूल अधिकार की प्रकृति सीमित है क्योंकि इस पर अनेक युक्तियुक्त रीजनेबल, अनेक युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, अनेक युक्तियुक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरा देखिए, जैसे जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार हमारे यहाँ जो है, जैसे अभी मैं बताया कि एफआर की जो विशेषता है, अब देखते हैं कि हमारे यहाँ मूल अधिकार जो है व्यक्ति और नागरिक दोनों को दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 15, 16, 19, 29, 30 यह जो है वो केवल नागरिक को है, यह केवल नागरिक को है। अब फिर आप देखते हैं कि जो शेष मूल अधिकार है और जो शेष फंडामेंटल राइट है वो व्यक्ति को भी प्राप्त है और नागरिक को भी प्राप्त है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मूल अधिकार जो है एक व्यापक प्रलेख है जो व्यक्ति और नागरिक सबको दिया गया है। हाँ कुछ जो मूल अधिकार है 15, 16, 19, 29, 30
यह केवल नागरिक को दिया गया है। बाकी जो मूल अधिकार है वो सबको दिया गया है। नंबर 2, मूल अधिकार व्यक्ति और नागरिक दोनों को दिया गया है। मूल अधिकार व्यक्ति और नागरिक दोनों को दिया गया है, लेकिन नागरिकों को ज्यादा मूल अधिकार प्राप्त है। ज्यादा मूल अधिकार प्राप्त है। जैसे 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिक को है। इसे क्या देखिए, जैसे मूल अधिकार हमारे यहाँ जो है केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, मूल अधिकार जो है व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध दिखाई देता है। कुछ मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 17 है छुआछूत, तो अस्पृश्यता, तो हमें कहते हैं कि अस्पृश्यता न तो व्यक्ति करेगा न तो राज्य करेगा। तो मूल अधिकार जो है हमारे यहाँ देखा जाए तो राज्य के साथ जो है व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। इसका मतलब कि इसका जो सोच है वो व्यापक है। नंबर 3, मूल अधिकार राज्य के साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है। राज्य के साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है। जैसे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 इसे क्या देखिए, हमारे यहाँ मूल अधिकार में संशोधन भी हो सकता है, शर्त यह है कि मूल ढांचा नष्ट न हो। विशेष बहुमत से संशोधन हो सकता है। मूल अधिकार हमारे यहाँ जो है अपरिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि असंशोधनीय नहीं है, बल्कि उसका संशोधन हो सकता है। जैसे मान लीजिए संशोधन करके हम लोगों ने अनुच्छेद 21A जोड़ दिया, या संशोधन करके हम लोगों ने जो है मान लीजिए कोई प्रतिबंध जोड़ दिया। अगला पॉइंट, मूल अधिकार में संसद विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। शर्त यह है कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो। शर्त यह है कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो। शर्त यह है कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो। इसी को देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ आपातकाल में, देखिए आपातकाल का मतलब हुआ 352। आपातकाल बोलने का मतलब ही होता है 352। आपातकाल में हमारे यहाँ मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 20 से 21 को छोड़कर। एक पॉइंट और लिख दीजिए, आपातकाल में एफआर का निलंबन किया जा सकता है। आपातकाल में एफआर का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन 20 से 21 को छोड़कर। लेकिन 20 से 21 को छोड़कर। अब देखिए, जैसे मैं बताया कि ये फंडामेंटल राइट है और ये ह्यूमन राइट है, कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो मानव अधिकार से किस प्रकार अलग है। देखिए, अभी मैं बताया कि फंडामेंटल राइट तो समझ गए। ह्यूमन राइट का मतलब है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसने 10 दिसंबर 1948 को जो है एक चार्टर जारी किया, एक कन्वेंशन जारी किया, जिसमें जो है ये बताया गया, अनुच्छेद 30 लिखा गया, 1 से लेकर अनुच्छेद 30 लिखा गया, और ये कहा गया कि जो भी विश्व में प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उन लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, देश जो है कोई भेदभाव किए बिना जो है ये जो राइट है उनको मिलना चाहिए। जितना भी सोच सकते हैं, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चाहे पानी पीने का अधिकार, सब उसमें लिख दिया गया। तो ये जो लिख दिया गया और ये कहा गया कि जैसे जैसे परिस्थिति बनेगा वैसे वैसे लागू किया जाएगा। तो ऐसा ही जो आदर्शवादी बात है कि आपको सब मिलेगा, मिलना चाहिए आपको, तो ये जो आदर्शवादी प्रलेख है जो यूएन ने लिखा 10 दिसंबर 1948 के जो चार्टर में लिखा गया घोषणा पत्र में, जिसको मानव अधिकार का घोषणा पत्र कहा जाता है, उससे संबंधी जो बातें हैं उसको ह्यूमन राइट कहा जाता है। नंबर 1 एफआर में लिख दीजिए, यह गारंटी युक्त परिस्थिति है। यह गारंटी युक्त परिस्थिति है, अभी बताया हूं, गारंटी युक्त परिस्थिति है।
यह गारंटी युक्त परिस्थिति है, अर्थात यथार्थवादी है, अर्थात यथार्थवादी है, अर्थात यथार्थवादी है। भाई रियलिस्टिक है ना ये तो। देखिए मेंस में क्या है कि दो चीज की जरूरत होती है। एक तो पहले कॉमन सेंस बनाना है। भाई हम फंडामेंटल राइट डीपीएसपी शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहला तो बेसिक जो बात है वो जान लेना है थोड़ा सा, फिर उसका क्वेश्चन हम लोग को करना है। इतना ही मेंस में काम होता है, क्योंकि एक बार आपको कॉमन सेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चाहे जितना पढ़ा देंगे वहां पढ़ा हुआ क्वेश्चन कम आता है। ऐसे समझिए, मैं तो मान के चलता हूं, तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन कम आता है, तो स्वाभाविक सी बात है यदि हमने आपको अच्छा से सिखा दिया, लिखना सिखा दिया, एक कॉमन सेंस बना दिया, आपको समझ विकसित कर दिया, तो कितना भी उल्टा सीधा प्रश्न पूछेगा तो आप कम से कम लिख लेंगे। मेंस में इतना है कि लिखना है आपको, टिक तो लगाना नहीं है। टिक लगाने में तो अंदाजा लगा के टिक लगा दिए। अब मेंस में कौन सा अंदाजा लगाएंगे? यहां तो अंदाजा आपका नहीं लगेगा ना, यहां तो आपको कॉन्सेप्ट बनाना ही पड़ेगा। तो ये गारंटी परिस्थिति है, यथार्थवादी है। और अभी बताया हूं ह्यूमन राइट में कि ये यूएन के चार्टर में लिखा गया, ब्रैकेट में होना चाहिए, कोई गारंटी नहीं है, ब्रैकेट में होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो चाहिए तो बहुत है, चाहिए में तो ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। कितना हो पाएगा वो भी तो माने रखता है। भाई चाहिए तो यही चाहिए कि भाई 24 घंटा होता है, उसमें से आप 20 घंटा पढ़िए। तब 20 घंटा पढ़िए तो 20 घंटा टाइम टेबल बनाने से पढ़ लेंगे। अरे 7-8 घंटा सोना भी तो है, मनुष्य भी तो है, क्या करेंगे? खैर कितने लोग बेचारे हैं, देखिए बेड पर ही चारों तरफ से किताब लगा देते हैं, कि यदि करवट भी ले लिए तो 2-4 किताब नीचे गिर गया, पढ़े लिखेंगे कुछ नहीं। देखिए किताब तो उनके बेड पर एकदम साइड में ऐसे ऐसे। ज्यादा उहा पो मत रखा करिए, मैं बार बार बता रहा हूं। अबाड़ कबाड़ किताब उताब नोट्स और सब फेंक दीजिए, कोई काम उनका है नहीं। वो अबाड़ कबाड़ से कोई मतलब नहीं है, वो फालतू का आपको टेंशन देगा। अभी पोल्ट्री पढ़ा रहा हूं, अभी आईएएस का एग्जाम होगा ही मेंस का, मिलाइएगा। पीटी पढ़े थे तो मिलाए थे ना, तो मेंस पढ़े थे तो अभी मिलाइएगा। अभी कंसेप्ट बनाऊंगा, सब यूपी तो ऐसे ही लाइन से आता है, उसका टेंशन ही छोड़ दीजिए। यूपी का परीक्षा जो आपको देना है तो कुछ नहीं करना है, काफी सिर पर चले जाएगा, क्वेश्चन लाइन से मिल जाएगा। अब बिहार वाले में क्या है, ज्यादा लिखना है। बीपीएससी में एक समस्या है कि ज्यादा लिखना है, 38 नंबर पे क्वेश्चन आता है, 4.5 पेज लिखना है। तो चेंज कर दिया, तभी नया फॉर्मेट। तो पहला वो तो कंपलसरी है, लेकिन बाकी वाला तो 38 नंबर का है। अरे बीपीएससी में जो पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पोल्ट्री में जो फर्स्ट पेपर है उसमें पोल्ट्री जैसे आ रहा है, तो इसमें 1 नंबर वाले में 5 प्रश्न आता है, ये 5 आवश्यक है, ठीक। 8-8 नंबर का होता है ना, 8 नंबर का। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर 2 में एक क्वेश्चन लिखा, फिर या करके दूसरा लिखता है, यही नहीं लिखता है। ये वाला क्वेश्चन 38 नंबर का है ना, यही तो फॉर्मेट बोल रहे हैं। और तीसरा वाला भी 38 नंबर का है। तो यहां तो सब आप सिलेबस पढ़ के जाएंगे तब 5 होगा, 5 कंपलसरी है। यहां तो आपको एक विकल्प दे रखा है कि ये करिए या ये करिए, तो ये करिए तो फिर 38 नंबर में करिए ना, और 38 नंबर का मतलब 4.5 पेज लिखना है। इसीलिए बोला हूं कि उसमें मैटर थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब दूसरा चीज देखिए, यहां पर बताया फंडामेंटल राइट में कि फंडामेंटल राइट का मतलब किसी देश के संविधान में लिखा जाता है, जैसे भारत के संविधान में भाग 3 में लिखा गया। नंबर 2, यह किसी भी देश के संविधान में, या किसी भी देश के संविधान में लिखा जाता है, किसी भी देश के संविधान में लिखा जाता है। जैसे भाग 3 में लिखा गया है। और ह्यूमन राइट में समझिए, ये बताइए भाई 10 दिसंबर 1948 का जो घोषणा पत्र जो जारी किया गया, वो संधि समझौता किया गया ना, सभी देशों ने मिलकर संधि समझौता किया, भारत ने भी हस्ताक्षर किया, तो सब लोग अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद यूएन का घोषणा पत्र जारी किया गया।
इसका मतलब कि जो ह्यूमन राइट है वह जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते का परिणाम है। नंबर 2, यह अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते का परिणाम है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते का परिणाम है जिसका उल्लेख यूएन घोषणा पत्र में किया गया है। जिसका उल्लेख यूएन घोषणा पत्र में किया गया है। यूएन घोषणा पत्र में किया गया है। तीसरा बात देखिए भाई, हमें कहते हैं जिसके पास जितना संसाधन है उसके हिसाब से मूल अधिकार देगा। अब जिसके पास संसाधन है तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान में आवास भी मूल अधिकार है, पर्यावरण का अधिकार भी मूल अधिकार है, आरटीआई जिसके लिए हम लोग कानूनी संघर्ष करते रहते हैं वो भी मूल अधिकार है। तभी सोचिए उसकी परिस्थिति अलग है, तो वहां पर सब है। यदि आप दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं, आपके पास आवास नहीं है तो आप जाइए, आपको आवास मिल जाएगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। कोई पर्यावरण में समस्या है तो उसका भी समस्या का निदान होगा, सरकार की गारंटी। सबसे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन में वही है, दक्षिण अफ्रीका, भले मैच हारे। तो मान लीजिए हमें कहते हैं प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, तो प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये जो है विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकृति है। अमेरिका में दूसरा है, जर्मनी में दूसरा है, भारत में दूसरा है। नंबर 3, इसकी प्रकृति विभिन्न देशों में अलग अलग दिखाई देती है। इसकी प्रकृति विभिन्न देशों में अलग अलग दिखाई देती है। विभिन्न देशों में अलग अलग दिखाई देती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका और भारत में अंतर है। जैसे दक्षिण अफ्रीका और भारत में अंतर है। और ह्यूमन राइट पे लिख दीजिए, इसकी प्रकृति संपूर्ण विश्व में समान है। इसकी प्रकृति संपूर्ण विश्व के लिए समान है। संपूर्ण विश्व के लिए समान है। संपूर्ण विश्व के लिए समान है। धर्म, जाति, क्षेत्र, धर्म, जाति, क्षेत्र और देश के आधार पर अंतर नहीं होता। धर्म, जाति, क्षेत्र और देश के आधार पर अंतर नहीं होता। धर्म, जाति, क्षेत्र, देश के आधार पर अंतर नहीं होता। और चौथा बात देखिए, जो मूल अधिकार है भाई, जैसे मान लीजिए मूल अधिकार क्यों दिया गया कि ये जो संविधान है, ये जो संविधान है, इस संविधान में जो है यह व्यक्ति है और नागरिक है, दूसरी तरफ राज्य है और सरकार है। तो ये बताइए, ये जो व्यक्ति नागरिक है इसका कुछ राइट है और इसका नागरिक का ड्यूटी है। राज्य सरकार का कुछ राइट है और राज्य सरकार का कुछ ड्यूटी है। तो ये इसी को तो हम लोग फंडामेंटल राइट बोल रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट यदि बढ़ाएंगे तो राज्य सरकार का जो राइट है, राज्य सरकार का राइट क्या है? शासन करना। ये शासन करना कम हो जाएगा। इसका मतलब कि तानाशाही कम करेगा। किसी देश में जितना अधिकार होगा उतना ही तानाशाही कम होगा ना। हम लोग पढ़ाते हैं तो आपको क्या राइट देते हैं, जब इच्छा हो तो पूछ लीजिएगा, जब इच्छा हो जो पूछने का मन होगा पोल्ट्री पूछ लीजिएगा, हमारी तरफ से छूट है। क्यों? क्योंकि मैं तानाशाही न कर सकूं। ये नहीं कि मैं क्लास में आया, मैं सिर्फ प्रवचन दूंगा, आप प्रवचन सुनेंगे और जाएंगे। तो प्रवचन सुनने के लिए ऑफलाइन थोड़ी ना क्लास है, क्या प्रवचन सुन के चले गए? अरे कुछ पूछिए, कुछ समझ नहीं तो पूछिए, तब ना आपको कुछ अच्छा लगेगा। हम तो ऑनलाइन वाले लोगों से बोलते हैं कि इस पर लिख के भेजा करिए, मैं बोल दिया करूंगा। तो अब मान लीजिए हमें कहते हैं ये राइट रहेगा तभी तो तानाशाही कम होगी। तो मूल अधिकार का उद्देश्य क्या हुआ? सरकार की तानाशाही को कम करना। नंबर 4, इसका उद्देश्य सरकार की तानाशाही को कम करना। इसका उद्देश्य सरकार की तानाशाही को कम करना तथा व्यक्तियों का बहुआयामी विकास करना है। व्यक्तियों का बहुआयामी विकास करना है। व्यक्तियों का बहुआयामी विकास करना है।
अब इसको जैसा समझिए, ये बताइए कि ये जो ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट एक प्रकार से जो है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको अधिकार मिलेगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो देखा जाए तो वैश्विक नागरिकता की अवधारणा मजबूत होगी, कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती आएगी, विश्व में जो है शांति की प्रक्रिया मजबूत होगी। देखिए विश्व में आतंकवाद है, विश्व में कुछ इस तरह की गतिविधि बढ़ती है, भाई हमें कहते हैं कि फिलिस्तीन है, अब परेशान है, उसको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? इसका मतलब कि वहां पर भी गुना भाग गड़ी चल रहा है, तो वो मान लीजिए आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देगा ना। हमें कहते हैं उसको जो जमीन दिया गया था 48%, उसको 48% जमीन जो दिया गया था उसको क्यों इजराइल उस पर कब्जा करेगा? सीधी सी बात। तो अब मान लीजिए हमें कहते हैं कि वहां के लोग जो है क्या करें, उनसे जो हो सकता है वो अपना संघर्ष करेंगे। इसमें केवल फिलिस्तीन का दोष नहीं है ना, इसमें हम लोग का भी तो दोष है कि हम लोग उसका अधिकार छीन लिए। अधिकार छीनेंगे तो क्या करेगा, तो कुछ तो करेगा ना। हमें कहते हैं मान लीजिए रूस जो है यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, अब यूक्रेन के लोग बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं, अब एकदम अति हो जाएगा तो कुछ कर देगा। देखिए उसमें आतंकवादी हमला हो गया ना रूस में, अब वो भी तो कुछ शुरू करेगा, कुछ लिंक बनाएगा। तो ये बताइए, अब उसमें दोस्त तो रूस का भी है, पूरे विश्व का है ना, कि कुछ देश जो है रूस का समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ देश तटस्थ हैं, राजनीति कर रहे हैं। और जब अपने पर पड़ेगा दूसरा देश राजनीति करेगा तब कैसा लगेगा? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जैसे मान लीजिए मैं लेट आता हूँ 10 मिनट, में मान लेता हूँ कि मैं गलत हूँ, इसमें कोई इब्बट की बात नहीं। आप यदि लेट आते हैं तो आप भी मानिए। विश्व में यदि कोई मान लीजिए कहीं पर समस्या है तो उसको राइट रॉन्ग कहा जाए स्पष्ट होकर, चाहे कोई देश नाराज हो या जो है वह देखा जाए तो खुश, उससे क्या लेना देना। यहां पर इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करना है, विश्व शांति को बढ़ावा देना। इधर लिख दीजिए, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करना है और विश्व में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, विश्व में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, विश्व में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। और अभी बोला था कि ये जो है ह्यूमन राइट है और इसके भीतर जो है ये फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब कि यह छोटी अवधारणा है, इसका मतलब कि यह जो है संकीर्ण अवधारणा है। इसमें केवल जो है हम लोग जो है राष्ट्रीय नागरिकता की बात करते हैं। ये लिख दीजिए, यह तुलनात्मक रूप से संकीर्ण अवधारणा है, तुलनात्मक रूप से संकीर्ण अवधारणा है। क्योंकि राष्ट्रीय नागरिकता पर ज्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में सोचा जाता है, राष्ट्रीय नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में सोचा जाता है, राष्ट्रीय नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में सोचा जाता है। उधर लिख दीजिए, यह वैश्विक नागरिकता की बात करता है, वैश्विक नागरिकता की बात करता है और व्यापक अवधारणा के रूप में है। और व्यापक अवधारणा के रूप में है। अब इसमें प्रश्न आता है कि एक तो मूल अधिकार का महत्व आता है, तो ये तो मान लीजिए उसी से लिखा जाएगा, भाई मूल अधिकार को संविधान में क्यों विशेष महत्व दिया गया। अपने दिमाग में बात आता है ना कि मूल अधिकार को संविधान में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान क्यों मिला, क्यों उसको भाग 3 में लिखा गया, क्यों उसको जो है वो देखा जाए तो न्यायालय द्वारा प्रतिनिधि बनाया गया, क्यों उसका गार्जियन जो है सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। ऐसा क्या मूल अधिकार में था कि जो हम लोग इतना ज्यादा उस पर बल देते हैं। आज भी देखते हैं कि आए दिन न्यायपालिका भी कहती रहती है कि नहीं, मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो छोटा सा बताइए, मूल अधिकार को संविधान में क्यों विशेष महत्व दिया गया है, आवश्यकता क्यों, मूल अधिकार को संविधान में क्यों विशेष महत्व दिया गया है, मूल अधिकार को संविधान में क्यों विशेष महत्व दिया गया है। देखिए अब कुछ स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ता हूं। भाई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है वह हमारे पास अधिकार तो था नहीं, अन्य तो उसकी कोई गारंटी थी।
तो अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ खूब अत्याचार किया, खूब अन्याय किया। जब हम लोग आजाद हो गए तो संविधान निर्माताओं ने ये बात सोच लिया कि अब संविधान बनेगा तो उसमें अधिकार लिखा जाएगा, जिससे जो है अब दोबारा अंग्रेज कोई पैदा ना होने पाए। संविधान निर्माताओं ने जो है मूल अधिकार को इसलिए स्थान दिया जिससे जो है कोई भी सरकार बने, किसी भी दल की सरकार बने, वह तानाशाही न करने पाए। ये बताइए, हम लोग को मत देने का अधिकार दिया गया, संविधान में अनुच्छेद 326 में मत देने का अधिकार लिखा गया, तभी तो हम लोग लाइन में लग के मत दे दिए कि भाई ऐसा है कि बहुमत की सरकार मत बनाइए, गठबंधन की चलाइए, और आप भी खुश रहिए, हम लोग को भी खुश रहने दीजिए, आप भी थोड़ा सा नियंत्रित रहिए, हम लोग भी कम से कम चैन से रहें। तो आखिर हम लोग जो है देखा जाए तो ये जो हम लोग को अधिकार मत देने का दिया गया, भले मूल अधिकार नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार तो है ना, अनुच्छेद 326 में है। ये जो मूल अधिकार जो लिखा गया, इसी के कारण ही तो जो है अब अंग्रेज तानाशाही कर लिए, लेकिन अब दूसरा कोई तानाशाह हमारे यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि यही मूल अधिकार जो है हम लोग को तानाशाही से रोक सकता है। नंबर 1, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महसूस किया गया कि अधिकारों के न होने के कारण ही, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महसूस किया गया कि अधिकारों के न होने के कारण ही अंग्रेजों ने अन्याय अत्याचार किया, संविधान में इसे विशेष स्थान देकर सरकार की तानाशाही पर हमेशा के लिए अंकुश लगा दिया गया। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो मैं उस दिन लोकतंत्र पढ़ाते समय बताया था कि लोकतंत्र का मतलब क्या, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सब मूल्य होना चाहिए, जनता का शासन होना, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ये सब खूब समझाया था। तो जिस तरह से मान लीजिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र हम लोगों ने अपना लिया, तो लोकतंत्र हमारा दीर्घजीवी कब बनेगा, जब लोकतंत्र का आधार मजबूत हो, बेस उसका मजबूत हो। भाई आप स्टूडेंट हैं तो देखिए, हम लोग स्टूडेंट के लिए कहते हैं कि सबसे पहला काम स्वस्थ रहना है, खा पी कर एकदम स्वस्थ रहिए, शरीर एकदम सही होना चाहिए। दूसरा चीज है काम का चीज पढ़ना है, अबाड़ कबाड़ नहीं पढ़ना, सिलेबस पढ़िएगा चुपचाप। और तीसरा चीज है प्रैक्टिस करना है। तीन ही चीज तो है। अब मान लीजिए 3 चीज आप नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं, सिलेबस छोड़ के बाकी सब पढ़ रहे हैं, चुपचाप एक लाइन से सिलेबस उठाइए, एक लाइन से, जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहला टॉपिक चल रहा है, दूसरा पढ़ाऊंगा, फिर तीसरा पढ़ाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा मन, बोलूंगा कि आज मेरा मन कर रहा है इधर से पढ़ाने का, मन उनके चक्कर मत पड़िएगा, एक लाइन से पढ़िए चुपचाप, बस हो जाएगा काम। मन तो बहुत करेगा, तो मन क्या करेंगे, मन के चक्कर में तो आप बर्बाद हो जाएंगे। चुपचाप हमारा ही मानना है कि एकदम प्रतिबद्ध होकर आराम से पढ़िए, साल भर में तैयारी हो जाता है। पीसीएस का तैयारी तो साल भर बहुत बता रहा हूं, इतना भी कंपटीशन नहीं है वहां पर। आईएएस में क्या है कि थोड़े जटिल प्रश्न आते हैं, आईएएस में अंतर संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसमें एक तो बेस भी क्लियर होना चाहिए और वर्तमान का भी क्लियर होना चाहिए, तब जाकर दोनों जुड़ता है। पीसीएस में तो सिंपल क्वेश्चन आता है। ये बताइए कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया गया तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि लोकतंत्र हमारा दीर्घजीवी कब होगा, लोकतंत्र हमारा स्थायी कब होगा, जब इसका आधार मजबूत हो। आधार मजबूत करने के लिए अधिकार जरूरी था, क्योंकि अधिकार देकर ही हम लोकतंत्र को दीर्घजीवी बना सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने लोकतंत्र को विशेष महत्व दिया, जिससे हमारा लोकतंत्र जो है पाकिस्तान और म्यांमार की तरह अस्थायी न बन सके। हमारा लोकतंत्र जो है अमेरिका की तरह
ब्रिटेन की तरह, फ्रांस की तरह स्थायी रूप से चले। नंबर 2, संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई। संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई। और इसके आधार को मजबूत करने के लिए, और इसके आधार को मजबूत करने के लिए, इसके आधार को मजबूत करने के लिए मूल अधिकार को महत्व दिया गया। जैसे अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार, अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार हमारे लोकतंत्र को स्थायी बनाते हैं, हमारे लोकतंत्र को स्थायी बनाते हैं, स्थायी और दीर्घजीवी बनाते हैं। स्थायी और दीर्घजीवी बनाते हैं। इसी को समझिए, जिससे आप देखते हैं कि भाई मूल अधिकार परिस्थिति है। ये बताइए, हर व्यक्ति अपना कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर आया हुआ है। हर व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, तो उसको यदि परिस्थिति नहीं मिलेगा तो फिर वो व्यक्ति होने का मतलब क्या रह गया, उसकी क्या प्रासंगिकता रह गई। भाई यदि आप अपने मन वाला कर ही नहीं पाए, जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए मन का, तो ऐसा व्यक्ति होने से क्या फायदा। उससे बढ़िया तो गुलामी, अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना के रखे तो वही सही था। भाई मेरा मन किया कि चलो पढ़ा देता हूं, 2-4 साल मन ला के पढ़ा ही देता हूं, तो मैं पढ़ा सकता हूं ना। पता चले कि मैं पढ़ा भी नहीं पा रहा हूं, तो बताइए अब यहां पर कोई शोर मचाएगा, रोज यहां धरना प्रदर्शन होगा, रोज यहां गोली चलेगा, पीछे आतंकवादी हमला होगा, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। इसका मतलब कि परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का जीवन अर्थपूर्ण बन सके, प्रासंगिक बन सके, कुछ जो लक्ष्य लेकर आया है वो पूरा कर सके। तो इसके लिए भी तो कुछ परिस्थिति चाहिए। यही जो परिस्थिति है वही हमारे जीवन को प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बनाता है। यही परिस्थिति हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसी परिस्थिति से व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो उसको लग सकता है कि नहीं हमारा भी कुछ जीवन ढंग से कटा है। मैं तो पता लगे पूछ रहा हूं कैसा चल रहा है, अब बोले कट रहा है। अरे अच्छा से कट रहा है ये बोलिए ना, कट क्या रहा है। अब कहेंगे देखिए इतना दुख है, बोल रहे हैं अच्छा से नहीं। दुख कभी जाएगा नहीं, जब तक आपका जीवन है तब तक दुख आपके पीछे ही चलने वाला है, ध्यान रखिए। उसी दुखी जीवन में ही खुशहाल रहना है, खुश रहना है। देखिए मूल अधिकार व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति देता है। मूल अधिकार व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति देता है, आवश्यक परिस्थिति देता है, जिसका लाभ उठाकर व्यक्ति अपने जीवन को प्रासंगिक, अर्थपूर्ण तथा सफल बना सकता है। प्रासंगिक, अर्थपूर्ण तथा सफल बना सकता है। प्रासंगिक, अर्थपूर्ण तथा सफल बना सकता है। भाई जैसे संसद के भीतर चर्चा होने का है कि भाई नीट पर चर्चा हो जाए, भले मान लीजिए हम कहते हैं कि ठीक है सरकार के लिए नीट का पेपर उतना बड़ा महत्व नहीं रखता है, सरकार बहुत बड़ी चीज है केंद्र सरकार। तो कहने का मतलब जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पुलिस में भर्ती होना चाहता है, अरे भाई उसका भी तो सुन लीजिए। वो अपने जीवन का यही लक्ष्य घोषित कर रखा है कि हमारा पुलिस में भर्ती करा देते। गांव देहात में जाइए, प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना ही जीवन का उनका लक्ष्य है। कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे वो बोलेंगे कि हम यदि प्राथमिक विद्यालय में टीचर बन जाते तो मैं गंगा स्नान कर लेते। इतना ही वो सोचते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं सोचते हैं। उस व्यक्ति का कम से कम फेयर परीक्षा उच्छा करवा देते तो बनने लायक होता तो बन जाता, उतना ही उसका जीवन सफल हो गया। देखिए गांव में मैं देखता हूँ बहुत मस्त होके घूम रहे हैं। हमारे यहाँ घर पर भी 2-4 लोग मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय में देखता हूँ सुबह मोटरसाइकिल निकाल के उसको पूछ करके अपना
कायदे से कपड़ा वपड़ा पहन के गए स्कूल, शाम को अपना उधर से झूमते हुए एकदम आ रहे हैं सब्जी भी लेकर, उनको मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा महसूस होता है। हम लोग और बोले बस भैया इतना ही बहुत है हमारे लिए। गया अपना पढ़ाया लिखा, लोगों से मिला उला, आ गया, अब घरों का काम करूंगा, सुबह खेती उती देखूंगा। वो मान लीजिए, वो दूसरी बात है कि हम मान लीजिए उनको देखते तो हम लोग इतने में खुश हैं। वो व्यक्ति ठीक है, उसने अपने जीवन का यही लक्ष्य घोषित कर रखा है, उसको आईएएस पीसीएस नहीं बनना है। उसको जबरदस्ती का बोलेंगे कि आईएएस पीसीएस तैयार है, भैया हम इसी में ठीक है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम कर भी नहीं पाएंगे और मेरे अंदर उतनी क्षमता भी नहीं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसको कम से कम जो है इतना तो होना चाहिए कि भाई उसका पूरा हो जाए, तभी तो उसका जीवन सफल हो पाएगा। आइए बताइए कि जैसे हमारे यहाँ विविधतावादी संस्कृति है, तो सिर्फ विविधतावादी संस्कृति की बात करने से विविधतावादी संस्कृति का संरक्षण नहीं होता है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र जितना भी है हम लोग का, सबके साथ जो है समान व्यवहार होना चाहिए, तभी तो हमारे यहाँ जो है विविधतावादी संस्कृति संरक्षित रह सकती है। ये बताइए, कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक के मन में सुरक्षा का भाव कब आएगा? जब उसको ये लगेगा कि हमको बहुसंख्यक के बराबर अधिकार है। अल्पसंख्यक के मन में ये भाव आ जाए कि बहुसंख्यक के बराबर अधिकार है, या मान लीजिए हमारा यदि शोषण होगा तो कुछ हमको और भी अधिकार मिलेगा, तभी तो हमारी विविधतावादी संस्कृति संरक्षित रह सकती है। ये जो मूल अधिकार है वो हमारी विविधतावादी संस्कृति को संरक्षित करने का भी साधन है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसको विशेष महत्व दिया। अगला पॉइंट, मूल अधिकार विविधतावादी संस्कृति को संरक्षित करने का साधन है। विविधतावादी संस्कृति को संरक्षित करने का साधन है, क्योंकि धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करता है और अल्पसंख्यक के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करता है, और अल्पसंख्यक के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करता है, अल्पसंख्यक के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करता है। अल्पसंख्यक के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करता है। समझिए भाई, हम लोग रोज बैठ के ये बोले कि आधुनिक देश हमको बनना है, हम लोग को विकसित देश बनना है, रोज बोलेंगे 5 बार तो आईएएस बन जाएंगे? उसके लिए कर्म करना पड़ेगा ना। तो कर्म करना पड़ेगा। तो ये बताइए, आधुनिक देश बनने के लिए, अमेरिका ब्रिटेन बनने के लिए जरूरी है कि लोगों को अधिकार दीजिए। भाई कोई बच्चा है, देखिए छोटा बच्चा लोग तोड़ फोड़ करता है ना घर में, कभी कुछ करेगा कभी कुछ तोड़ फोड़ कर, समझदार व्यक्ति उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। ज्यादा समझदार व्यक्ति उसको देखिए डांट डांट के बैठा देता है, बैठ जाओ कुर्सी पर, हिलना मत। तो देखिए ऐसे देख कर आपको छोड़ देता है, बड़ा होता हूं तब बताता हूँ आपको। तो ये बताइए, मान लीजिए वो जो छोटा बच्चा है, वो जो तोड़ फोड़ कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, उसको करने दीजिए। अब आप बोलेंगे कि हम तो कुछ खिलौने से खेले नहीं, अब इनको सब चीज चाहिए। अपना छोड़िए रोना, उसको तो कम से कम ढंग से कुछ खेलने दीजिए। खेलेगा तभी कुछ सीखेगा, और उसी तोड़ फोड़ से ही कुछ आगे वो बढ़ेगा। उसको कुछ खुराफात करने दीजिए, शांति से उसको मत बैठाइए, क्योंकि एक बार बैठ गया तो फिर शांति हो जाएगा वो। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो मूल अधिकार है वो हम लोगों को क्या कर रहा है, वो हम लोगों को जो है अधिकार दे रहा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाएं, तभी तो हम लोग जो है कुछ विशेष कर पाएंगे। ये बताइए, इंटरनेट का विकास हुआ, फेसबुक आया, ट्विटर आया, ये सब आया, इसमें भारत का क्या योगदान है? फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में क्या भारत का योगदान है? क्यों? ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ प्रतिभा नहीं था, हमारे यहाँ प्रतिभा भी था, सब कुछ था, हम लोग उनको सही मौका नहीं दे पाए। हम ही लोग जाकर अमेरिका में बैठकर गूगल में देखिए कहां से कहां उसको उड़ा दिए। तो इसका मतलब कि हम लोग की भी तो गलती है कि हम लोग उनको मौका नहीं दे पाए। यहीं पर बोल देते भैया 2-4-10 करोड़ बर्बाद होने दीजिए, आप लोग जाइए खेलिए, ये कंपनी बना दिया उसी में खेलिए, कुछ करिए। आप लोग कर देते, यहीं पर लोग कर देते। यहीं के तो पढ़े लिखे लोग गूगल में 60% 70% लोग नौकरी कर रहे हैं। एक पॉइंट और लिख दीजिए,
अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की तरह विकसित देश बनने के लिए विकसित देश बनने के लिए विकसित देश बनने के लिए मूल अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया। जिससे लोग अपनी कल्पना शक्ति, अपनी कल्पना आब्लिक इच्छा शक्ति को बढ़ावा दे सकें, कल्पना आब्लिक इच्छा शक्ति को बढ़ावा दे सकें, जिससे भारत विकसित राष्ट्र बन सके। हम कहते हैं सिर्फ चावल दाल का उत्पादन करने से और मान लीजिए चीनी बनाने से विकसित राष्ट्र नहीं बनेंगे हम लोग। कुछ विशेष करना पड़ेगा ना। कुछ मान लीजिए ऐसा ही कुछ हवाई जहाज भारत बना दे कि जो मान लीजिए सब वो करिए कि यहां से अमेरिका 1 घंटे में पहुंचा दे। अभी ऐसा तो हवाई जहाज कोई नहीं बनाया है। सुपरसोनिक भी लगेगा कम से कम 5 घंटा अमेरिका पहुंचने में। हाँ, 5-7 घंटे से कम नहीं लगेगा सुपरसोनिक में। नॉर्मल में तो लग जाता है 17-18 घंटे। हमें कहते हैं मान लीजिए कोई ऐसा विमान बन जाए कि उसी कैप्सूल में हम लोग बैठे अब बस यहीं से उड़े 1 घंटे में अमेरिका। तब सोच लीजिए भारत का आविष्कार रहेगा। कुछ मान लीजिए लोग अधिकार देंगे, कुछ करेंगे तब तो ऐसा हो पाएगा। बना देंगे ऐसा कि हम लोग बैठेंगे एकदम कैप्सूल में सीधा 1 घंटे में अमेरिका। इतनी स्पीड से जाएगा कि रास्ते में कहीं लड़ गए तो बचने का चांस न हो कम से कम। जीएसएलवी ऊपर जाता है ना, कैसे जाएगा? हाँ, कुछ जो भी बनाइएगा 3-4 हो गया। समस्या अब यह देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमारे यहाँ जो मूल अधिकार है, सिद्धांत और व्यवहार में ही अंतर है। भाई सिद्धांत व्यवहार में इसलिए अंतर है क्योंकि एक तरफ मूल अधिकार दिया गया, दूसरी तरफ अनेक प्रतिबंध और अपवाद लिख दिए गए, जिसके कारण वो सीमित हो गया। नंबर 1, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है क्योंकि एक तरफ अनेक अधिकार दिए गए, एक तरफ अनेक अधिकार दिए गए और दूसरी ओर अनेक प्रतिबंध आब्लिक अपवाद लिख दिए गए। अनेक प्रतिबंध आब्लिक अपवाद लिख दिए गए। मतलब एक हाथ से दिया गया, दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया। क्वेश्चन भी आता है 150 शब्द में। हाँ, कि एक हाथ से दिया गया, दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया। तो प्रश्न तो समझ में आया कि एक हाथ से दिया गया फिर दूसरे हाथ से कैसे वापस ले लिया गया। तो उसमें सब हम प्रतिबंध अपवाद सब लिखकर बताना पड़ता है। इतना ही प्रश्न है 150 शब्द का। और अभी मैं बता रहा था आवश्यकता क्यों, तो उसी से महत्व भी जोड़ के लिख लेंगे ना कि भाई लोकतंत्र के लिए जरूरी है, व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है, चाहे विकसित राष्ट्र बनने के लिए जरूरी है, विविधतावादी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब मान लीजिए दूसरी समस्या देखिए। दूसरी समस्या यह है कि कोई भी चीज अधिकार दिया गया तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक उस अधिकार का क्या मतलब। आपको तमाम परिस्थिति दे दिया गया, तमाम परिस्थिति दे दिया गया कि भाई आप परिस्थिति का उपभोग करिए और आगे बढ़ जाइए। हम मान लीजिए टेस्ट पेपर बना दिए, आप लोगों को सब फोटो लगा कर रख दिया, आप लोग देने ही नहीं आएंगे तो फिर किसका दोष है? मेरा दोष थोड़े ना है भाई। मैं तो फोटो कॉपी करके रख दूंगा। मान लीजिए अब आकर आपको लिखना है ना, एसी ओसी भी लगवा दिया हूं कि आपको गर्मी भी ना लगे, चला लीजिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 चला लीजिए, कौन सा मना किया हूं। बैठ के लिखिए, दिमाग गर्म हो रहा है तो
हमें कहते हैं मान लीजिए, लेकिन अब उस परिस्थिति का आपको लाभ उठाना पड़ेगा ना। तो यहाँ भारत में ये भी समस्या है कि भारत में लोग जागरूक नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है, अपने अधिकार के बारे में भी नहीं जानते। गांव देहात में जाके बता दीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट है, बोलो मतलब। तो ये बताइए कि कारण वही, क्योंकि वो लोग नहीं जागरूक है, नहीं जानते हैं। नंबर 2, भारत में नागरिक ज्यादा जागरूक नहीं है, नागरिक ज्यादा जागरूक नहीं है और न ही अपने अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है, और न ही अपने अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है, और न ही अपने अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है। जिसके कारण अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाते, जिसके कारण व्यवहार में अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाते, अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाते। तीसरा बात देखिए, तीसरा चीज है कि हम लोग के यहाँ जो संविधान सभा में जो वकील साहब लोग थे, तो वकील साहब लोगों ने इतना उसको जटिल बना दिया, वकील साहब लोग इतना जटिल बना दिए, सब संविधान में मूल अधिकार को लिखो के इतना जटिल बना दिए, इतनी ज्यादा भाषाई जटिलता आ गई कि आप देखते हैं कि सरकार के अंग ही आपस में संघर्ष करते हैं। विधायिका न्यायपालिका में संघर्ष, कार्यपालिका न्यायपालिका में संघर्ष, ये चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ मूल अधिकार का मुकदमा चलता ही रहता है। कभी इंटरनेट के अधिकार का, कभी पर्यावरण का, कभी स्वच्छता का, कभी स्वच्छ पेयजल का, तो कभी कुछ। देखिए चल ही रहा है ना, रोज आए दिन विवाद चलता है। ये बताइए, रोज आए दिन जब सरकार के अंगों के मध्य जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, तो ऐसी दिशा में आरक्षण को ले लीजिए। मान लीजिए हमें कहते हैं अब मराठा आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है, जाट आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है, तो हमें कहते हैं मान लीजिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये जो चलता रहता है उसके कारण जो है वह लोग जो है उस पर बहुत ज्यादा जो है वह एक प्रकार से मूल अधिकार पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि जो हमको दिया गया वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक घोषित कर दे, ये भी तो डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एससी एसटी का आरक्षण ये लोग गोल कर दें, ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाए। देखे तो होंगे चुनाव में इसी से कुछ माहौल बन गया। तो हमें कहते हैं मान लीजिए, तो ये जो हम लोग क्या जटिलता है उसके कारण भी समस्या, सिंपल नहीं लिखा गया है। अमेरिका का संविधान 13 पेज का है, किस दिन इंटरनेट पर जाके पढ़िएगा, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ संविधान पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, इतनी जटिलता आ गई, क्योंकि वकील साहब लोग इतना दिमाग लगा दिए उसमें भयंकर वाला, क्योंकि उनको लगा कि हम लोग का पैसा कैसे चलेगा। भाई आप चले गए वकील साहब के पास कि थोड़ा सा हमारे घर पे समस्या है, तो कन्फर्म आपका तलाक करा देंगे 100%। थोड़ी सी भी समस्या है, आप चले गए थोड़ा सा हमारे घर में इससे परेशानी है, मैसेज का देखिए वकील साहब लोग बैठिए, पानी नहीं पीजिए आप, लाओ जी ठंडा उंडा पिलाओ इनको, उसका पिलाओ लाकर वकील साहब समझाएंगे कि आपको कोई भी चीज बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बर्दाश्त मत करिए। देखिए अब इतना कर देंगे कि आपके मन में यदि मान लीजिए 2% भी भाव है तो बढ़ा बढ़ाकर 98% लेकर चले जाएंगे, अंततः शाम तक मामला जो है बन जाएगा केस उस घर पे जाके आप बताए कि भैया हम लोग अलग अलग रहेंगे क्योंकि मैं वकील साहब के पास गया था। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, अब आप ये नहीं समझ पाए कि वकील साहब का पेशा ही है तलाक दिलाने का। वो आपको ये थोड़ी बोलेंगे तलाक उलाक मत लीजिए, आप रहिए साथ से, अरे सब 19-20 करके चलता रहता है, सब उंगलियां बराबर, ऐसा बात थोड़ा बोलेंगे, तब तो उनका दुकान ही बंद हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि यही एक समस्या कि मूल अधिकार जो है एक तो जटिल और न्याय प्रक्रिया हमारे यहां महंगी, जिसके कारण भी जो है वह प्रवर्तन की जो शक्ति दिया गया उसका सही प्रयोग नहीं हो पाता है। नंबर 3, मूल अधिकार जटिल होने के कारण, जटिल होने के कारण, मूल अधिकार जटिल होने के कारण तथा महंगी न्याय प्रणाली होने से, महंगी न्याय प्रणाली होने से महंगी न्याय प्रणाली होने से लोग
न्यायालय से उपचार प्राप्त नहीं कर पाते, न्यायालय से उपचार प्राप्त नहीं कर पाते, जैसे सभी लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। भाई अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना, तो 32 के तहत कौन कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा? गांव से उठकर सुप्रीम कोर्ट आएगा? कचहरी में तो गया नहीं। सभी लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। और जो अभी एक बता रहा था, एक जो समझाया था, नागरिक ज्यादा जागरूक नहीं है, एक वो भी लिख दीजिए जो भी बता रहा था कि भाषाई जटिलता के कारण, नंबर 4, भाषाई जटिलता के कारण सरकार के अंगों के मध्य, भाषाई जटिलता के कारण सरकार के अंगों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे आरक्षण को लेकर विवाद, जैसे आरक्षण को लेकर विवाद, जैसे आरक्षण को लेकर विवाद, इस सबका देखिए कुछ व्यवहारिक समस्या भी लिखना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए बिना आर्थिक अधिकारों के सामाजिक राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य तो है नहीं, तो ऐसी दशा में, और हमारे यहाँ मूल अधिकार में आर्थिक अधिकारों का उल्लेख ही नहीं है। भाई व्यवहार में बिना आर्थिक अधिकारों के, बिना मूलभूत सुविधा के कौन सा राजनीतिक और सामाजिक अधिकार का प्रयोग कर लेंगे? मैं कहूं कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है अभी 1 साल के बाद, जाके लड़ नहीं सकते। यूपी का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का जो है, जाके विधायक नहीं बन सकते। अब बोलेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हैं, अभी एक परीक्षा की तैयारी कर लेने दीजिए। तो मान लीजिए हमें कहते हैं बात सही आप कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपया खर्चा होता है, तो करोड़ों रुपया कहां से आएगा? इसका मतलब बिना आर्थिक अधिकारों के राजनीतिक सामाजिक अधिकार की कोई मतलब नहीं होता है, और आर्थिक अधिकारों का उल्लेख मूल अधिकार में नहीं है। लिख दीजिए, व्यवहार में बिना मूलभूत सुविधा, व्यवहार में बिना मूलभूत सुविधा, ब्रैकेट में आर्थिक अधिकार, बिना मूलभूत सुविधा के, बिना मूलभूत सुविधा के राजनीतिक सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, राजनीतिक सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। जबकि एफआर में आर्थिक अधिकारों का स्पष्टता उल्लेख नहीं है, एफआर में आर्थिक अधिकारों का स्पष्टता उल्लेख नहीं है, स्पष्टता उल्लेख नहीं है। सबका देखिए, जैसे आप देखते हैं कि अभी मैं बता रहा था कि 3 सुन लीजिए, 3-4 हो गया, ठीक है बस करिए। जैसे मैं बता रहा था कि अनुच्छेद 352 में जो है मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, तो उससे भी तो मूल अधिकार हमारा कमजोर हो गया कि भाई 20 से 21 को छोड़कर सबका निलंबन हो सकता है, तो हमारा मूल अधिकार का स्टेटस कमजोर हो गया। और दूसरी तरफ अनुच्छेद 22 के तहत जो है वो देखा जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बनाया जा सकता है, यूएपीए, या मान लीजिए सब करिए जो राष्ट्र का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया, चाहे कोफे पूसा बनाया गया, सेफिमा बनाया गया, एस्मा बनाया गया, या इसी प्रकार से देखते हैं कि राज्य भी अब उसी तर्ज पर अलग अलग कानून बनाए गए। मकोका बनाया गया, यूपी में यूपी कोका बनाया गया, फिर अब राष्ट्रीय स्तर पर यूएपीए बनाया गया। ये जो यूएपीए बना है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, तो यूएपीए भी तो मूल अधिकार को सीमित कर देता है। तो इस अनुच्छेद 22 के तहत जो हमारे यहाँ कानून जो प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाए जाते हैं वो भी हमारे मूल अधिकार को सीमित कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है वो शांति काल और संकट काल दोनों परिस्थिति में लागू होता है। ये भी एक समस्या है। अमेरिका में भी इस तरह के कानून बने हैं, ऐसा नहीं कि कोई हमारे यहाँ नया कानून बना है, देखिए हमारे यहाँ जो है वह शांति काल और संकट काल दोनों परिस्थिति में इस तरह का कानून चलता है। बताइए, यूएपीए हमेशा चलता है ना, इसका पढ़ा दूंगा, ये आएगा क्वेश्चन। तो ये देखा जाए तो
अरे ये क्या लगा, जितने पत्रकार है, जितने लोग हैं, यूएपीए ही तो लगाया गया। तो इसका प्रावधान है, इसका समीक्षा करवा दिया जाएगा। तो जो बता रहा था, इस तरह के जो प्रावधान है वो भी हमारे मूल अधिकार को व्यवहार में सीमित कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मूल अधिकार का निलंबन होता है, तो कहीं न कहीं निलंबन हो गया, ऐसी दशा में अनुच्छेद 32 का भी निलंबन हो सकता है, संवैधानिक उपचार का भी निलंबन हो सकता है। एक लिख लेंगे ना, जगह छोड़िए 3 लाइन, एक और लिखिएगा। एक एक अपने मन से भी मैं समझा दिया करूंगा, एक एक अपने मन से लिखने का आदत डालिए, जिससे कम से कम ठीक हो सके। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें डीपीएसपी तत्व के बारे में जान लें। तो पहले डीपीएसपी का अर्थ जाना जाए। देखिए, जैसे अभी मैं बता रहा था कि ये हमारा जो संविधान है, ये हमारा जो संविधान है, ये हमारा जो संविधान है, इस संविधान में मैं बताया कि ये बताइए कि ये जो राज्य सरकार का जो ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है व्यक्ति और नागरिक की सेवा करना, व्यक्ति और नागरिक की सेवा करना राज्य सरकार का ड्यूटी है। ये राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह जो है व्यक्ति और नागरिक की सेवा करे। तो ये जो ड्यूटी है, इसी ड्यूटी को जो है डीपीएसपी कहा जाता है। और यह जो डीपीएसपी है वो आदर्शवादी है। इस संविधान में ये जो राज्य सरकार का जो ड्यूटी है कि नागरिकों की वो सेवा करेगा, इसी ड्यूटी को डीपीएसपी कहा जाता है। और यहां पर जो है ये आदर्शवादी है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, कल्याणकारी है। और यहां पर देखा जाए तो राज्य या सरकार जो है अपने संसाधनों के अनुरूप जो है इसको लागू करने का प्रयास करती है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, फोर्सेबल नहीं है, इसका कोई कानूनी महत्व है नहीं। चलो अर्थ लिख दीजिए, डीपीएसपी का अर्थ लिखिए। सप्रू समिति के सुझाव पर, सप्रू समिति संविधान सभा में बनाया गया था ना, सप्रू समिति के सुझाव पर डीपीएसपी को संविधान में रखा गया, डीपीएसपी को रखा गया। यह प्रावधान संविधान में, यह प्रावधान संविधान में राज्य का, यह प्रावधान संविधान में राज्य का व्यक्ति आबलिक नागरिकों के प्रति, राज्य का व्यक्ति आबलिक नागरिकों के प्रति कर्तव्य को निर्धारित करता है, कर्तव्य को निर्धारित करता है। संविधान में राज्य का व्यक्ति आबलिक नागरिकों के प्रति कर्तव्य को निर्धारित करता है, कर्तव्य को निर्धारित करता है। यह राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश है, राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश है, सकारात्मक निर्देश है। इसके द्वारा कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा मिलता है। इसे आदर्शवादी माना जाता है, इसे आदर्शवादी माना जाता है, क्योंकि सरकार संसाधनों के अनुरूप, क्योंकि सरकार संसाधनों के अनुरूप इसे लागू करती है। सरकार संसाधनों के अनुरूप इसे लागू करती है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हम कहते हैं कि न्यायालय में जाकर इसको लागू नहीं करा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि सरकार के पास जो संसाधन होगा सरकार अपने हिसाब से इसको लागू करती रहेगी। भाई जितना होगा उतना लागू कर दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लागू करेगी। अब जरा से समझिए, इसका जो स्वरूप है, जो डीपीएसपी का स्वरूप है, डीपीएसपी का जो स्वरूप है, बस इसको क्यों समझ लीजिए। ये जो स्वरूप है, इसका स्वरूप जो है बहुआयामी है। ये 150 शब्द में प्रश्न आता है, बस इसलिए समझा रहा हूं। बहुआयामी है। बहुआयामी क्यों है? क्योंकि इसमें जो है कुछ उदारवादी सिद्धांत भी है, कुछ जो है समाजवादी सिद्धांत भी है, कुछ जो है गांधीवादी तत्व भी है। तो आप देखते हैं कि जो जो लिबरलिज्म का पहलू है, चाहे सोशलिज्म का है, चाहे गांधीज्म का है, तो उदारवादी जो पहलू है कि इसका मतलब स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला तत्व भी है, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला तत्व भी है, समानता को बढ़ावा देने वाला तत्व भी है, और नैतिकता को बढ़ावा देने वाला भी तत्व है। तो आप देख रहे हैं ये बहुआयामी विचार रखता है, बहुआयामी जो है विचार रखता है। कह सकते हैं कि ये जो है स्वतंत्रता, समानता और नैतिकता सबकी बात करता है। इसी को प्रश्न आता है कि डीपीएसपी जो है बहुआयामी विचारधारा रखता है। तो बस बहुआयामी विचारधारा रखता है, सबका एग्जाम्पल लिख के अपना सेट आउट कर दीजिएगा। अब इसमें दो दो चार चार एग्जाम्पल बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल एग्जाम्पल। यहां अनुच्छेद का कोई मतलब तो नहीं। जैसे मान लीजिए उदारवादी तत्व, तो आपको कम से कम कुछ उदारवादी तत्व दो चार एग्जाम्पल उसमें सेट करना पड़ेगा। जैसे समाज सेवी संहिता, यहीं पर लिख दीजिए दो चार एग्जाम्पल। समाज सेवी संहिता, यूसीसी, समाज सेवी संहिता, अनिवार्य शिक्षा, इसी में लिख दीजिए अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अब सुरक्षा। जैसे हम लोग कहते हैं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यह भी उदारवादी तत्व है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ऐसे ही कुछ समाजवादी तत्व में दो चार एग्जाम्पल लिख दीजिए। अनुच्छेद मत रटिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सोचते हैं कि मेंस में हम अनुच्छेद बीच बीच में डाल देंगे, कोई मतलब नहीं है। जहां जरूरत होगा लिख दीजिएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लिख देंगे तो ठीक बात है, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, उससे बहुत नंबर नहीं बढ़ जाना है। 150 शब्द में आता है प्रश्न, अपना समझाने पर नंबर मिलना है। ये बताइए, पीटी पास करके आए हैं ना मेंस देने के लिए, तो पीटी पास करके आए हैं तो कुछ तो पढ़े होंगे पीटी में, कि पीटी वाला फिर यहीं पर लिख डालेंगे सब अनुच्छेद। समाजवादी, तो समाजवादी तत्व मतलब समानता को बढ़ावा देने वाला तत्व। असमानता को बढ़ावा देने का मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, दो चार एग्जाम्पल लिख दीजिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43A। मजदूरों के लिए उचित वेतन, मजदूरों के लिए उचित वेतन, ठीक है। और गांधीवादी तत्व में पंचायती राज, पंचायत का गठन, सहकारिता अबलिक कुटीर उद्योग, सहकारिता अबलिक कुटीर उद्योग। सहकारिता किस अनुच्छेद में है? भूल गए ना? 43 में है ना? हाँ, नहीं 43B में अब अलग से जोड़ दिया गया। मद्य निषेध 47, गौ हत्या निषेध 48, गौ हत्या निषेध 48, ठीक है। अब कभी प्रश्न आएगा तो कैसे लिखेंगे?
पहले 4 लाइन जो है डीपीएसपी के बारे में लिख देंगे, फिर उसी में प्रश्न जोड़ देंगे कि डीपीएसपी जो है वह स्वतंत्रता, समानता, नैतिकता तीनों को बढ़ावा देने का दर्शन है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसको जो है बहुआयामी विचारधारा कहा जाता है। फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे, एक पैराग्राफ इसको बनाएंगे कि संविधान में जो डीपीएसपी है उसमें जो है अनेक उदारवादी तत्व रखे गए हैं, जैसे ये अनेक समाजवादी तत्व रखे गए हैं, इसी प्रकार से गांधीवादी तत्व रखे गए हैं। ये सब एग्जाम्पल समझा देंगे और फिर उसका पैरा चेंज करके मूल्यांकन लिख देंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो है जो भी विश्व में प्रचलित विचारधारा है सबको समेकित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि डीपीएसपी जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया है, उदारवादी समाजवादी व्यवस्था अपनाया गया, सब मिलाकर कल्याणकारी राज्य का उदाहरण अपनाया गया। और साथ ही जो है वह गांधी जी का जो है स्वतंत्रता आंदोलन में ज्यादा प्रभाव होने के कारण संविधान पर भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। इन्हीं कारणों से जो है वो देखा जाए तो हम लोग क्या और भी लिखना चाहते हैं उसमें। तो जैसे मान लीजिए शुरुआती दौर में हमारे यहाँ जो है उदारवादी जो स्वतंत्रता आंदोलन में तत्व थे, फिर जो है देखे होंगे कि जो समाजवादी तत्व थे, ऐसे दिशा में देश के भीतर एक समन्वय बना रहे, देश में प्रगति भी होता रहे, बंधुत्व का भाव बढ़ता रहे, एकता अखंडता मजबूत रहे। इन्हीं सब पहलुओं के कारण जो है, इसी समग्रता के कारण जो है बहुआयामी विचारधारा को डीपीएसपी में विशेष महत्व दिया गया। इतना ही लिखना है। और डीपीएसपी का महत्व चलिए जैसे देखते हैं कि ये जो डीपीएसपी है उस संविधान की जो रिक्तता है, संविधान की जो रिक्तता है, रिक्तता की पूर्ति करता है। और रिक्तता की पूर्ति करता है तो कैसे करता है जैसा समझिए, ये बताइए। हम लोग क्या, जैसे मैं आपको प्रस्तावना बताया, जैसे मूल अधिकार है, ये बताइए प्रस्तावना जो है ये एक प्रकार से सिद्धांत, सिद्धांत एक प्रकार से कह सकते हैं कि आदर्श है, मतलब सिद्धांत है। अब सिद्धांत है तो इस सिद्धांत की व्याख्या जो है डीपीएसपी में इसकी व्याख्या की गई है, व्याख्या की गई है, डीपीएसपी में व्याख्या की गई है। ये बताइए प्रस्तावना में जो सिद्धांत स्वरूप में कहा गया है उसी की व्याख्या करके इसमें समझा दिया गया है। उसी को तो व्याख्या करके बताया गया कि भाई स्वतंत्रता का क्या मतलब है, समानता का क्या मतलब है, समग्र न्याय का क्या मतलब है। अब फिर मान लीजिए हमारे यहाँ मूल अधिकार जो है सामाजिक, मूल अधिकार सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है, सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। और अभी बताया हूं कि ये जो डीपीएसपी है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। ये बताइए ये दोनों मिलकर ही तो हमारे यहाँ समग्र लोकतंत्र बनेगा, समग्र लोकतंत्र बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि समग्र लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए डीपीएसपी की आवश्यकता है। और प्रस्तावना में जो सिद्धांत लिखा गया उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। ये बताइए मैं आपसे कहूं आपको स्वतंत्रता मिलेगा, आपको समानता मिलेगा, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आम व्यक्ति को जाकर बोलेंगे गांव में कि हमारे देश में जो है आपको स्वतंत्रता और समानता की गारंटी है, बोलेगा नहीं मिलेगा क्या, हमको कुछ इसमें मिलेगा कि नहीं? तो ये बताइए हम उसको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, चाहे मान लीजिए हम लोग जो है वह फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, चाहे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे रहे हैं, यही तो समानता है। तो इसका उल्लेख तो डीपीएसपी तत्व में दिखाई देता है। तो डीपीएसपी हमारे यहाँ जो है जो संविधान में अधूरापन है, जहां जहां नहीं समझ में आ सकता वहां समझाने का प्रयास करता है, व्याख्या करने का प्रयास करता है, इंटरप्रिटेशन कर देता है उसका कि हम बता रहे हैं इसका क्या मतलब होगा। नंबर 1, डीपीएसपी संविधान की रिक्तता की पूर्ति करता है। डीपीएसपी संविधान की रिक्तता की पूर्ति करता है। जैसे मूल अधिकार के साथ मिलकर, जैसे मूल अधिकार के साथ मिलकर समग्र लोकतंत्र की स्थापना करता है, मूल अधिकार के साथ मिलकर समग्र लोकतंत्र की स्थापना करता है। इसी तरह
प्रस्तावना में जिन मूल्यों का उल्लेख है, प्रस्तावना में जिन मूल्यों का उल्लेख है उसका विवेचन करता है। अब जैसे देखिए, हमें कहते हैं राज्य के लिए आदर्श है, शासन के लिए मूलभूत है, लिखा गया ना कि शासन के लिए मूलभूत है 38 में। तो शासन के लिए मूलभूत है, राज्य के लिए आदर्श है, सभी दलों पर समान रूप से लागू होता है। तो संसदीय व्यवस्था के कारण हमारे यहाँ सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन ये जो डीपीएसपी है वो सब सरकारों को समान दिशा निर्देश देता है। हमें कहते हैं कि ये डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी एक तरह से लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। ये सबको जो है, चाहे वो मान लीजिए एक दल की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, किसी भी दल की सरकार, सबको समान रूप से मार्गदर्शन देता है। तो जब सबको समान रूप से मार्गदर्शन देगा, सब पर समान रूप से नैतिक दबाव बनाकर रखेगा, तो इसी डीपीएसपी के कारण ही तो जो है हम लोगों की जो नीतियां हैं उसमें निरंतरता बनी रहती है। ये बताइए, पंचशील, पंचशील किसने शुरू किया? नेहरू साहब ने। आज भी तो पंचशील चल रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी तो चल रहा है। लुक ईस्ट पारसी आज भी तो चल रहा है। उसी का नाम बदलकर लुक एक्ट पारसी हो गया, है तो वही चीज, एक्ट ईस्ट पारसी हो गया। हमें कहते हैं कि जैसे लुक वेस्ट पारसी भी चल रहा है, पहले वो सेंट्रल एशिया पारसी था। तो विदेश नीति का जो तत्व है उसमें भी निरंतरता है और राजनीति में भी निरंतरता होता है। तो ये डीपीएसपी तत्व जो है स्थायी राजनीति को बढ़ावा देता है, क्योंकि सब लोगों को जो है नैतिक दबाव बना के रखता है कि आप शासन में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो यही काम आपको करना है जो हम लिख रखे हैं। नंबर 2, डीपीएसपी राज्य के शासन के लिए मूलभूत है, राज्य के शासन के लिए मूलभूत है। सभी सरकारों आब्लिक दलों पर समान रूप से लागू होता है, सभी सरकारों आब्लिक दलों पर समान रूप से लागू होता है। संसदीय व्यवस्था के कारण सरकारें बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन डीपीएसपी के कारण नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। डीपीएसपी के कारण नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। और स्थायी राजनीति को बढ़ावा मिलता है। जैसे पंचशील, नाम मतलब नेम, जैसे पंचशील नाम या नेम आज भी दिखाई दे रहा। अब यह देखिए, हमें कहते हैं कि जैसे डीपीएसपी है, आप देखते हैं कि ये जो डीपीएसपी है तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। इस संघीय व्यवस्था में जो है वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें हैं। भाई केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकारें अलग हैं, और राज्य जो सरकारें हैं वो भी बहुत सारे राज्य हैं। तब ऐसी दिशा में भाई स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र स्तर पर अलग सरकार है, राज्य स्तर पर अलग सरकार है, केंद्र को अलग अधिकार है, राज्य को अलग अधिकार है। तो ये केंद्र और राज्य के जो कार्य हैं, इस कार्य में जो है भिन्नता आ सकती है, भिन्नता आ सकती है। हम कहते हैं कि केंद्र सरकार अलग कानून बना सकता है, राज्य सरकार अलग कानून बना सकता है समवर्ती सूची के विषय पर। तो ये जो डीपीएसपी है, अभी जो मैं बता रहा था कि ये डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी जितना केंद्र सरकार को मार्गदर्शन देता है उतना ही राज्य सरकारों को भी मार्गदर्शन देता है। जितना केंद्र सरकार के लिए मार्गदर्शन उतना ही राज्य सरकारों पर मार्गदर्शन है, क्योंकि संविधान हमारा तो एक ही है ना, केंद्र और राज्य का एक ही संविधान है ना, राज्यों का अलग संविधान तो है नहीं। तो ऐसी दिशा में केंद्र और राज्य के कार्यों में जो है एक रूपता आ जाती है।
केंद्र और राज्य के कार्यों में समरूपता आ जाती है, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है और हमारा संघवाद भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि डीपीएसपी को देखकर ही केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। तो एक प्रकार से केंद्र और राज्य पर नैतिक दबाव बना के रखता है, जिसके कारण सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिल सकता है। मान लीजिए 60 वर्ष पूछा कि डीपीएसपी भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का एक साधन है, 150 शब्द, कितने लोगों को समझ में आएगा? बाहर निकल कर ये कहना कि जानते हैं, अब तो उल्टा जब पूछ रहा है। अब कोई स्तर यूपीएससी का रह नहीं गया। यूपीएससी का स्तर छोड़िए, आपका स्तर नहीं रह गया। यूपीएससी का तो बाद में स्तर देखिएगा। आप जब पढ़ रहे थे तो महत्व का मतलब क्या होता है? डायमेंशन जोड़ना ना। तो एक एक पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं कुछ उल्टा इधर लिख दिया। मान लीजिए हमने प्रश्न बना दिया ऐसे, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी तीनों आपस में अंतर संबंधित है। मान लीजिए हमने ये प्रश्न बनाया, तीनों आपस में अंतर संबंधित है, 150 शब्द लिखिए। लिख लेंगे ना कि भाई प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में जो समानता स्वतंत्रता उसको मूल अधिकार में व्याख्या किया गया है। जो मूल अधिकार में लिखा गया तो दोनों मिलकर आपस में समग्र लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। जो प्रस्तावना में जो समग्र न्याय है उसको डीपीएसपी में व्याख्या किया गया, हो तो गया 150 शब्द, हो तो गया, व्याख्या तो लिखा गया। यही बोल रहा हूं, इतना समझ जाएंगे वहीं जाकर वहीं लिखो कि चले आइएगा। इतना कोई घबराने की बात नहीं है। पता नहीं कि लिख रहे हाथ पर कांप रहा है, वहीं पर जाकर लिखो के सेट कर चले आइए, हो गया, लिखा गया। तो इसको भी लिख दीजिए। अगला पॉइंट, भारत में संघात्मक व्यवस्था है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है, अतः केंद्र तथा राज्य के कार्यों में भिन्नता आ सकती है। अतः केंद्र तथा राज्य के कार्यों में भिन्नता आ सकती है। केंद्र तथा राज्य के कार्यों में भिन्नता आ सकती है, लेकिन डीपीएसपी के कारण भिन्नता आ सकती है, लेकिन डीपीएसपी के कारण केंद्र और राज्य के कार्यों में एक रूपता बनी रहती है। केंद्र और राज्य के कार्यों में एक रूपता बनी रहती है, एक रूपता बनी रहती है, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। अब जैसे देखिए, अभी जो बता रहा था उसी से जोड़ देता हूं। ये बताइए, हमारे यहाँ इस समय डीपीएसपी में उदारवादी तत्व भी है, समाजवादी भी है, गांधीवादी भी है। तो कोई भी सरकार आएगी, मान लीजिए कोई सरकार आती है, ये कोई भी सरकार आएगी यहां पर, इन तीनों को देखकर ही तो नीति बनाएगी। अरे भाई, कभी उदारवादी ज्यादा बनाएगी, समाजवादी कम बनाएगी, लेकिन समाजवादी भी तो कुछ ना कुछ तो बनाएगी। तो इसके कारण जो है, किसी भी विचारधारा की सरकार आए, वह जो है बहुत रेडिकल कार्य नहीं कर पाती है। जैसे हम लोग क्या, मान लीजिए जो, जैसे मान लीजिए ये बीजेपी है, पूंजीवादी दल है, पूंजीवादी दल है। मान लीजिए सीपीआई है, ये साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल है। कांग्रेस जो है दोनों का मध्य स्थिति है, सेंट्रलिस्ट पार्टी है, सेंट्रलिस्ट पार्टी है। अब मान लीजिए ये जो उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी सब तत्व लिखा गया है, तो थोड़ा थोड़ा सबको लागू करना पड़ेगा ना किसी सरकार को, तभी तो सरकार संविधान के अनुसार चल रही है। जब सबको लागू करेगी तो बताइए, ये जो पूंजीवाद है जिसको हम लोग जो है दक्षिण पंथ कहते हैं, दक्षिण पंथ, भाई दक्षिण पंथ मतलब कि जो है राइटिस्ट, राइटिस्ट। और ये जो वाम पंथ है लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट है वाम पंथ। ये वाम पंथ और दक्षिण पंथ, जो लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट आया फ्रांस से आया है। फ्रांस में जो लोग पूंजीवादी थे वो राइट में बैठते थे, जो साम्यवादी थे लेफ्ट में बैठते थे।
इसी का अनुवाद हम लोगों ने लेफ्ट राइट कर दिया, बस दक्षिण पंथ और वाम पंथ कर दिया, इतना ही है। तो हमारे यहाँ किसी भी विचारधारा की सरकार आ जाए, किसी विचारधारा के दल की सरकार आ जाए, वह जो है चाह कर भी जो है बहुत उग्र व्यवहार नहीं कर पाएगा। हमें बताया कि भाई आम जनता है, तो आम जनता क्या चाहती है? भाई डीपीएसपी में संविधान निर्माता जो लिख कर गए हैं वही सब आप लोग कार्य करिए, यही तो हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग वोट डालने जाते थे तो सोचते हैं डीपीएसपी को आपने कितना लागू किया है, तो लागू किया है तो इसका मतलब कि वैचारिक उग्रता नहीं आ पाती है। कोई चाह कर भी ये नहीं कह देगा कि समाजवादी तत्व मैं लागू नहीं करूंगा, गांधी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मन करे या न मन करे 2 अक्टूबर को जाकर हाथ जोड़ना ही है, मन करे या न करे संविधान रखकर सलाम करना ही है। यही तो हम लोग चाहते हैं, जो संविधान बना इतना मेहनत से, चुपचाप उसको सलामी दीजिए और उसी के अनुसार कार्य करिए। तो यहां पर ये तत्व, तीनों तत्व मिलकर जो है सरकार काम करेगी। इससे जो है बहुत ज्यादा जो है रेडिकल चीज नहीं हो पाता है, वैचारिक उग्रता नहीं आ पाती है। तो वैचारिक उग्रता को रोकने में भी ये सहायक है, क्योंकि हम लोग कल के दिन पूछेंगे ना कि बताइए सरकार बना था, तीनों तत्व लागू करना था, सिर्फ आप उदारवादी लागू कर दिए, इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? एक और लिखिए, 3-4 लिख दिए, एक और लिखिए। डीपीएसपी समग्र विचारधारा है, डीपीएसपी समग्र विचारधारा है जिसे देखकर ही सरकार नीति आवली कार्यक्रम बनाती है, जिसे देखकर ही सरकार नीति आवली कार्यक्रम बनाती है और देश वामपंथ तथा दक्षिणपंथ, वामपंथ तथा दक्षिणपंथ, वामपंथ तथा दक्षिणपंथ। वामपंथ का मतलब हो गया लेफ्टिस्ट साम्यवादी विचारधारा, और दक्षिणपंथ का मतलब पूंजीवादी विचारधारा। वामपंथ और दक्षिणपंथ की उग्रता से सुरक्षित हो जाता है, उग्रता से सुरक्षित हो जाता है। फिर भी कोई दल उग्रता नहीं कर सकता है, वैचारिक उग्रता नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था, डीपीएसपी आदर्शवादी है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तो है नहीं, संसाधनों के अनुरूप लागू किया जाएगा। और अभी बताया हूं कि सरकार के लिए पथ प्रदर्शक है, तो सरकार में न्यायपालिका भी तो शामिल है। सरकार के 3 अंग हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों है ना। तो न्यायपालिका भी डीपीएसपी के आधार पर जो है निर्णय दे रही है। न्यायपालिका भी कहती है कि संविधान निर्माताओं द्वारा ये लिखा गया है, आप जो कर रहे हैं उससे मेल नहीं खा रहा है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है, कहीं दिक्कत नहीं, आरक्षण संवैधानिक है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था सबको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यदि आपने सार्थक प्रयास किया है, औचित्यपूर्ण प्रयास किया है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। ये बताइए, इसी डीपीएसपी के कारण ही तो जो है न्यायपालिका भी पीआईएल को बढ़ावा दिया, न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दिया, और आज भी जो है लोक कल्याणकारी नीतियों को न्यायपालिका आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये गाइडलाइन है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, डीपीएसपी आदर्शवादी तत्व है, आदर्शवादी तत्व होते हुए भी सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। न्यायपालिका भी सरकार का अंग है, न्यायपालिका भी सरकार का अंग है। अतः पिछले वर्षों में
अतः पिछले वर्षों में न्यायपालिका ने PIL / न्यायिक सक्रियतावाद के द्वारा इसे लागू कराने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कि इसका क्या महत्व है, तो उसमें डायमेंशन भी देना है, इस तरह से इसको लिखना है। समस्या चलिए। अरे अच्छा से लिख के आएंगे तो क्यों नहीं नंबर मिलेगा। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम से कोई दिक्कत नहीं है। मेन मीडियम समस्या जो है, समस्या की जड़ जो है नॉलेज का न होना है, जो मैं मानता हूं। ये बताइए, आप लोग पीटी पढ़े थे, किसी इंग्लिश मीडियम में पॉलिटी से कम आप लोग जानते हैं? कभी आपने सोचा नॉलेज है तब तो कुछ होना नहीं चाहिए। इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम क्या होता है? अभी आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, अभी खत्म हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम खूब पढ़ा होगा, पॉलिटी का एकदम प्रकांड विद्वान होगा, उसको बैठ के आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्या वो मैं बताता हूं कैसे इसका महत्व लिखोगे, कैसे समस्या। लेकिन हाँ, आप लोग लगेंगे 30-35 क्लास, तब जाकर ये स्थिति उत्पन्न होगा। और सैटरडे को टेस्ट, कौन सैटरडे को टेस्ट दिया था? कोई बात है, अगली बार दीजिएगा। आप लिखे थे? हाँ ठीक है। अब समस्या चलिए। पहला चीज देखिए भाई, कोई कानूनी महत्व नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकता है। ये बताइए, अब न्यायालय द्वारा लागू ही नहीं हो सकता है तो चाहे जितना अच्छा अच्छा बात लिख दिए, सिद्धांत तो व्यवहार में तो अंतर आएगा ना। नंबर 1, कानूनी दृष्टिकोण से महत्व नहीं रखता है। कानूनी दृष्टिकोण से महत्व नहीं रखता है, जिसके कारण सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर आता है। जिसके कारण सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर आता है। सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर आता है। सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर आता है। जैसे अभी तक यूसीसी लागू नहीं हो पाया। अभी तक यूसीसी लागू नहीं हो पाया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार से ज्यादा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार से ज्यादा निर्देश दिया है। भाई जो डीपीएसपी तत्व में जो लिखा गया है, तो उसके लिए हमारे पास संसाधन भी तो नहीं है। भाई हम जनसंख्या भी ज्यादा है, संसाधन भी नहीं है, अब भ्रष्टाचार भी है, इसके कारण भी लागू नहीं हो पाता है। नंबर 2, जनसंख्या ज्यादा है, संसाधनों की भी कमी है। जनसंख्या ज्यादा है, संसाधनों की भी कमी है। संसाधनों की भी कमी है। साथ ही भ्रष्टाचार की भी समस्या है, जिसके कारण डीपीएसपी का क्रियान्वयन सुचारू पूर्वक नहीं हो पा रहा है। डीपीएसपी का क्रियान्वयन सुचारू पूर्वक नहीं हो पा रहा है। क्रियान्वयन सुचारू पूर्वक नहीं हो पा रहा है। तीसरी समस्या देखिए भाई, जैसे अभी मैं बताऊंगा कि अब हमारे यहाँ क्या होता है, एफआर और डीपीएसपी को लेकर विवाद चलता रहता है कि एफआर प्राथमिक है कि डीपीएसपी प्राथमिक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दोनों पूरक हैं। सरकार जो है ऐसा कानून बनाए जिससे दोनों की पूरकता दिखाई दे। स्पष्ट व्याख्या तो हुआ नहीं। मिनर्वा मिल्स वाद में, अभी आगे पढ़ाऊंगा, मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआर और डीपीएसपी पूरक है, ऐसी को देखकर चुपचाप कानून बनाइए। अब समस्या है कि पूरक हैं
ये तो व्याख्या सरकार करेगी ना कि हमारे अनुसार यही कानून पूरकता को दिखाता है। तो स्पष्टता न होने के कारण भी समस्या है। नॉलेज क्लियर और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो स्पष्ट नहीं है, इसके कारण भी समस्या आता है। जिसमें बताया कि भाई कोई चीज पढ़िए, कम ही पढ़िए, बहुत ज्यादा पागल होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पगलाने की जरूरत नहीं है। आराम से टाइम टेबल बना के 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़िए। सिलेक्शन पाने वाला 90% लोगों का मैं बता देता हूँ। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बता दीजिएगा कि 22 घंटा पढ़ रहा था, सोया ही नहीं साल भर तक, सोया ही नहीं। ये बता दिए कि अपना फला कोचिंग में, नाम मत लीजिएगा हमारा, फला कोचिंग में वहीं पर दरवाजे पर ही रहता था हमेशा, उसी कोचिंग पर वहीं लेटता था, सीढ़ी पर सोता था। देखिए सिलेक्शन पाने के लिए सबसे पहला एक सिस्टम बनाइए। जैसे बताइए हम लोग एक सिस्टम बनाए ना, हम लोग सिस्टम बनाए कि हम लोग का क्लास जो है मान लीजिए 1:30 बजे शुरू होगा, 3:30 बजे तक, 3:45 बजे तक चलेगा। एक हम लोग सिस्टम बनाए, ऐसी सिस्टम पर चलेंगे, खत्म भी करेंगे। ऐसे आपका भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि कभी मैं शाम को बुलाया, सुबह बुलाया, कभी कुछ किया, कभी ऐसा हो गया कि आपके पास आज क्लास नहीं होगा तो 5 दिन छुट्टी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये संविधान शुरू हुआ है तो ये खत्म होगा, ऐसा बीच में कुछ नहीं होगा। क्योंकि तबीयत ना खराब हो, वैसे तबीयत भी भगवान की दया से बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है, सब योगा वोगा करके सही रहता हूँ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्वस्थ रहना है। दूसरा चीज, एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को कायदे से प्रतिबद्ध होकर पढ़िए। जहां 5 महीना 6 महीना पढ़े ना, अंदर से खुद ही लगेगा कि नौकरी करीब मिल जाएगा, नौकरी का टेंशन नहीं, थोड़ा अच्छा मिल जाए तब ये मन में आएगा। अब मिलेगा तो सब जगह मिल जाएगा। अभी जो एक नौकरी के लिए परेशान चल रहे हैं कि एक नौकरी मिल जाता, कलंक छूट जाता, तो एक नौकरी छोड़िए 4 नौकरी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कि अब पीटी उटी न रुके। पीटी उटी का मतलब गए ऐसे 104 डिग्री बुखार में भी टिक लगा रहे हैं तब भी सही सेट हो रहा है। ऐसा हिस्ट्री का रटाई होना चाहिए। ऐसा नदी नाला जो है, जितना नदी पहाड़ नाला क्या रटेंगे, मतलब कि ऐसा नदी जो भी पहाड़ वाड़ है कि कुछ भी पूछे लगा दूंगा टिक। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए कि पीटी ओटी का मामला, बाकी मैं इसमें तो सिखाई दूंगा लिखना। तीसरा बात देखिए, 2 लिखिए, तीसरा बात समझिए। अभी जो बता रहा था कि हमारे एफआर डीपीएससी के मध्य संघर्ष चलता रहता है, सरकार के अंग आपस में ही संघर्ष करते रहते हैं। और फिर आप देखते हैं कि दोनों को पूरकता को लेकर भी समस्या आता है। नंबर 3, एफआर तथा डीपीएसपी के मध्य संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। एफआर तथा डीपीएसपी के मध्य संघर्ष को बढ़ावा मिलता है, संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। न्यायालय ने कानून बनाते समय पूरकता की बात की, पूरकता की बात की, लेकिन पूरकता को स्पष्ट नहीं किया, पूरकता को स्पष्ट नहीं किया, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। जिससे समस्या उत्पन्न होती है। इसी प्रकार देखिए, एक बेसिक मतलब कि उसका कह सकते हैं कि कोर जो क्रिटिसिज्म है कि संविधान जो है मूलतः कानूनी दस्तावेज होता है। संविधान में आदर्शवादी और नैतिक बातों का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे सरकारी महकमा में जो है, सरकारी महकमा में आप लोग नौकरी करेंगे तो कागज सही होना चाहिए। हम साहब फोन करके बोले थे, आपसे बोले थे, बोलने से क्या होगा? कोई मंत्री जी का फोन आएगा अब क्या बोलेंगे? यही ना बोलेंगे, साहब 2 लाइन लिख के दे दीजिए, काम कर दूंगा। तो बाद में मंत्री जी मुकर जाएंगे ना, बड़ा अधिकारी मुकर जाएगा, हमको बोले थे। तो मान लीजिए
सरकारी महकमा में जैसे कागज चलता है, आदेश निर्देश चलता है, वैसे यहाँ पर मूल जो हमारा संविधान जो है कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें जो है नैतिक बातों का, आदर्शवादी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। इसी के कारण आए दिन सरकार इसका उल्लंघन भी करती रहती है। मद्य निषेध की बात किया गया, दिल्ली सरकार ने चारों तरफ एकदम दुकान ही खोल दिया था, तो हमें कहते गलत हो गया ना ये मामला। नैतिक सिद्धांत था, कानूनी दस्तावेज संविधान है, उससे मेल खाता नहीं है। नंबर 3, 4, संविधान मूलतः कानूनी दस्तावेज है। संविधान मूलतः कानूनी दस्तावेज है, जबकि डीपीएसपी नैतिक आबलिक आदर्शवादी है। डीपीएसपी नैतिक आबलिक आदर्शवादी प्रलेख है, नैतिक आबलिक आदर्शवादी प्रलेख है, जिसके कारण सरकारें मनमाना व्यवहार करती हैं, जिसके कारण सरकारें मनमाना व्यवहार करती हैं। जैसे अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध की बात की गई, मद्य निषेध की बात की गई, जबकि अनेक राज्यों में इसे बढ़ावा दिया गया, अनेक राज्यों में इसे बढ़ावा दिया गया, अनेक राज्यों में इसे बढ़ावा दिया गया। देखिए, एक तो हम लोग के यहाँ जो परंपरागत समाज है उसके कारण भी समस्या आता है। परंपरागत जो समाज है, परंपरागत जो सोच है, जो रूढ़ियां हैं, उसके कारण भी डीपीएसपी तत्व को लागू करने में दिक्कत आता है। जैसे यूसीसी के लिए आ रहा है कि भाई हम लोग सबसे पहले तो ये माने कि हम लोग नागरिक हैं, अभी हिंदू हैं कि मुस्लिम है कि सिख है, छोड़िए भाई, एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से देखिए। ठीक है, हम कहते हैं एक शादी का जो नियम है उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी लागू किया, ठीक है। हमें कहते हैं मान लीजिए बेटा बेटी में क्या अंतर है, अरे भाई हमें कहते हैं जितना बेटा का अधिकार उतना बेटी का अधिकार। तो हमें कहते हैं ये तो तर्कसंगत बात है ना कि भाई ठीक है, प्रॉपर्टी है, पिता का प्रॉपर्टी बेटा बेटी को मिलना चाहिए। तो यदि मान लीजिए उसको लिख दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? बेटी को ऐसा थोड़े ना है कि बेटी को क्यों नहीं मिलेगा। जो सेवा बेटी कर देगी, हालचाल पूछ लेगी, बेटा तो फिर जाएगा। ये तो मान के चलिए 90% केस में यही होना है। लेकिन वही बात है कि प्राचीन परंपरागत समाज है, सोच वही रहता है, भले बेटा कुछ भी बोले। लिखिए, एक पॉइंट और लिख दीजिए, भारतीय समाज नकारात्मक रूढ़ि आबलिक परंपरा को रखता है, नकारात्मक रूढ़ि आबलिक परंपरा को रखता है। भारतीय समाज नकारात्मक रूढ़ि आबलिक परंपरा को रखता है, जिसके कारण तर्कसंगत पहलुओं को लागू करने में समस्या आ रही है। तर्कसंगत पहलुओं को लागू करने में समस्या आ रही है, जैसे यूसीसी का मामला, यूसीसी भी पढ़ाऊंगा, जैसे यूसीसी का मामला, जैसे यूसीसी का मामला। अब यहां जैसे यूपी में कभी कभी जो है ऐसे यूपी में पूछा होगा एफआर और डीपीएसपी में अंतर, तो ऐसे 5 अंतर लिख डालिएगा कॉपी में, ऐसे बनाइए। एक दो मैं लिखवा देता हूं, भर डालिएगा, तो लिखा भी नोट्स में भी लिखा है, कहीं भी ढूंढेंगे मिल जाएगा। यूपी में पूछता है, आईएएस में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। आईएएस में अंतर संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव, मान लीजिए यूसीसी का मसला, इस तरह से क्वेश्चन आता है। यूपी में तो अभी भी सिंपल ही चल रहा है। अब जैसे देखिए, जो जो बताया हूं 2-4 मैं लिखवा देता हूं। बताइए, जो मूल अधिकार है व्यक्ति और नागरिक को संविधान द्वारा दिया गया है। नंबर 1, व्यक्ति आबलिक नागरिक को संविधान द्वारा दिया गया है, व्यक्ति आबलिक नागरिक को संविधान द्वारा दिया गया है, व्यक्ति आबलिक नागरिक को संविधान द्वारा दिया गया है।
और डीपीएससी में अभी समझाया हूं कि राज्य का व्यक्ति आबलिक नागरिकों के प्रति कर्तव्य है, राज्य का व्यक्ति आबलिक नागरिकों के प्रति कर्तव्य है, व्यक्ति आबलिक नागरिकों के प्रति कर्तव्य है। इसी को देखिए, जैसे मूल अधिकार है तो मूल अधिकार तो न्याय योग्य है, इसका मतलब कि न्यायालय उपचार प्रदान करेगा। नंबर 2, न्याय योग्य है। ऐसे सब चीज के बारे में 5-5 7-7 पॉइंट लिख के रखना है कि तुरंत एग्जाम में आए तुरंत लिख देना है। न्याय योग्य है, उधर लिख दीजिए न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। और अभी बता रहा था कि मूल अधिकार जो है राजनीतिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, मूल अधिकार में राजनीतिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। और उधर लिख दीजिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। इसी को देखिए, अभी बता रहा था कि मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। और उधर लिख दीजिए निलंबन की व्यवस्था नहीं है, निलंबन की व्यवस्था नहीं है, निलंबन की व्यवस्था नहीं है। इसी को देखिए, मूल अधिकार में यथार्थवादी है, मूल अधिकार यथार्थवादी है, मूल अधिकार में यथार्थवादी है, रियलिस्टिक है। और उधर लिख दीजिए आदर्शवादी अब्लिक नैतिकतावादी है, आदर्शवादी अब्लिक नैतिकतावादी है। ठीक है, 2-4 और लिख डालिएगा, हर जगह 5-5 7-7 कम से कम लिखा रहना चाहिए कि कभी मान लीजिए यूपी में आता है क्वेश्चन एफआर और डीपीएससी के मध्य अंतर करें या फिर दूसरा क्वेश्चन जोड़ता है तो तुरंत 5 अंतर लिखकर फिर उसको अब लिख दिए। ठीक है, कल इसको आगे बढ़ा जाएगा।